साथियों, यदि आपने कोई भी लोन लिया है, चाहे वह सिक्योर्ड लोन लिया है चाहे अनसिक्योर्ड लोन लिया है, आप लोन डिफॉल्टर है या नहीं है। यदि आप एनबीएफसी बैंक के कर्मचारी हैं या कोई रिकवरी एजेंट या किसी एनबीएफसी के बड़े अधिकारी, आज का मेरा वीडियो आप सभी के लिए है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आए दिन हम ये खबर पढ़ते हैं कि लोन के कर्ज के दलदल में फंसकर लोग आत्महत्या करते जा रहे हैं। और इसी बात को लेकर हम हमारे YouTube चैनल पर कई वीडियो हमने पोस्ट किए हैं। लेकिन आज का वीडियो कुछ अलग है कि आखिर कोई रिकवरी एजेंट, कोई कलेक्शन मैनेजर क्यों आखिर ग्राहकों के साथ बदसलूकी करते हैं, क्यों ये न केन प्रकारेण वह अपनी डूबी कंपनी की डूबी धनराशि को निकालने का प्रयास करते हैं, और क्यों आए दिन सोशल मीडिया पर लोन रिकवरी के वीडियो वायरल होते हैं। तो आज एक ऐसी घटना से हम आपको रूबरू कराएंगे जो हकीकत है, जो आपके होश उड़ा देगी, जो सोचने पे मजबूर कर देगी कि क्यों रिकवरी एजेंट इस प्रकार की बदसलूकियां करते हैं, आखिर उनके ऊपर क्या प्रेशर है। आज उसी को लेकर हमारा ये वीडियो है। साथियों, आपने हाल ही में एक खबर सुनी होगी कि उत्तर प्रदेश के झांसी में बजाज फाइनेंस कंपनी, जी हां, बजाज फाइनेंस कंपनी की बात कर रहा हूं, उसके एक एरिया मैनेजर जिनका नाम तरुण सक्सेना है, जिनकी उम्र महज 34 वर्ष की है, उन्होंने 5 पेज का सुसाइड नोट लिखकर उन्होंने अपने जीवन को त्याग दिया। और जब ये बात वायरल हुई तो ये खबर अखबार की खबर भी बनी और सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल भी हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सुसाइड नोट में उन्होंने ये बताया कि किस तरह बजाज फाइनेंस के आला अधिकारियों द्वारा उनको प्रताड़ित किया गया, किस तरीके से उनके साथ गाली गलौज की गई, किस तरीके से उनके साथ बदतमीजी की गई। और सबसे बड़ी बात कहूंगा कि अखबारों में और न्यूज़पेपर में जो छपा वो छपा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जो छापा वो छापा, लेकिन हमारे पास करीब 15 ऐसी कॉल रिकॉर्डिंग है जिसे कि सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। यानी कि बजाज फाइनेंस के इस एरिया मैनेजर को, जो कई लोग कहते हैं कि एरिया मैनेजर आया, उस एरिया मैनेजर को मां बहन की गालियों के साथ उनके अधिकारियों ने बात की थी। वसूली के लिए इतना प्रेशर, इतना दबाव बनाया कि कई ईएमआई उनको अपनी जेब से भी भुगतान करनी पड़ी। वैसे आप लोग कहते हैं कि सर मैंने किस्त नहीं भरी, फिर भी मेरी किस्त रिकवरी वाले ने जमा करा दी। उसने क्यों जमा करा दी? इसके सबसे बड़ा कारण यह है कि कंपनी का जो रिकवरी सेल होता है एनबीएफसी का, वो इस तरीके से इनको तलवार की नोक पर रखता है ना कि इनको अपनी जेब से राशि भरनी पड़ती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 5 पेज के सुसाइड नोट में, 5 पेज के सुसाइड नोट में इस व्यक्ति ने अपनी व्यथा को पूरा का पूरा लिखा है। उसने उस अधिकारी का नाम लिखा है जिस अधिकारी ने उसको, जिसका जीना हराम परेशान कर दिया, उसको आत्महत्या की कगार पे लाया। और यही कारण है कि 5 पेज का सुसाइड नोट उस व्यक्ति द्वारा लिखा गया, जो कि फिलहाल हमारे पास आया है। और इस 5 पेज के सुसाइड नोट को यदि आप सुनेंगे ना, तो आप ये समझ पाएंगे कि क्यों इस व्यक्ति को आखिर सुसाइड करना पड़ा। और ये 5 पेज का जो सुसाइड नोट है, ये आप हमारे डिस्प्ले पर भी देख पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, एक बात कहूंगा, क्या ये आत्महत्या है? क्या ये केवल आत्महत्या का दुष्प्रेरण है? जी हां, अगर हम भारतीय कानून में देखें ना, तो ये आत्महत्या का दुष्प्रेरण है। लेकिन अगर हम एक आम भाषा के अंदर, एक सामान्य भाषा में कहें, तो ये एक हत्या है। जी हां, ये एक हत्या है, क्योंकि किसी व्यक्ति को इस हद तक प्रताड़ित कर लेना कि वह अपने जीवन को ही नष्ट करने को सोच ले, तो यह हत्या ही कही जाती है। और फिलहाल यहाँ के जो पुलिस अधिकारी है, उनका यह कहना है कि यदि परिवार की शिकायत मिलेगी तो कार्रवाई करेंगे। अरे भाई, जब 5 पेज का सुसाइड नोट मिल चुका है, तो ऐसी स्थिति में जब नामजद सुसाइड नोट बना दिया गया है, तो वहां इंतजार कैसा?
और यहां तो मैं कहूंगा कि किसी एक व्यक्ति को नहीं, अभी तो पूरी कंपनी को इसके लिए दायी बनाया जाए, क्योंकि इतना रिकवरी का दबाव बनाना कि ये लोग ग्राहकों के अंदर उस पर खींच निकालते हैं, गुस्सा निकालते हैं, उनके साथ इस प्रकार का बदसलूकी करते हैं, उनके मान सम्मान को एक तरीके से प्रताड़ित करते हैं, फोन कॉल पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उसका वास्तविक जिम्मेदार ये कंपनी के उच्च अधिकारी है। ये कंपनी की नीतियां है जिस पे आरबीआई को सोचना पड़ेगा और ऐसे मामलों पे संज्ञान लेना पड़ेगा। कुछ लोगों का कहना हो सकता है कि ऐसी नौकरी क्यों की जाए जहां इस प्रकार का दबाव हो, आखिर रिकवरी का ही तो काम नहीं है, आप और भी काम कर सकते हो। हम यह कहकर अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकते। आज मैं एक वकील हूं, मुझे आरोपियों की ओर से भी लड़ना पड़ता है और फरियादियों की ओर से लड़ना पड़ता है। मैं हर बार कहता हूं कि महाभारत में कर्ण के बाद केवल एक वकील है जो ये जानते हुए कि आप गलत हो, आपके लिए अंत तक लड़ता है। तो आपका जो प्रोफेशन है ना, वो तो आपको करना है। कलेक्शन मैनेजर की जॉब निकली है तो बंदा जॉब करेगा, रिकवरी का काम मिल रहा है तो वो रिकवरी का काम करेगा। अगर आप ये कहते हो कि लोग ये काम ही नहीं करें तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि फांसी देने वाला जल्लाद ये कह दे कि किसी व्यक्ति को फांसी देने का काम है, मैं नहीं करूंगा, क्या ये सोचने वाली बात है। कोई कसाई क्या कसाई का काम छोड़ देगा? मतलब हर व्यक्ति का अपना एक प्रोफेशन है और वो उस प्रोफेशन के अकॉर्डिंग काम करेगा। तो हम ये सवाल नहीं उठा सकते कि कलेक्शन के अंदर कोई नौकरी ही नहीं करे, लेकिन कलेक्शन के अंदर इस प्रकार की बदमाशियां क्यों, इस प्रकार के दबाव क्यों? मैं आपको अपनी भाषा में नहीं ले जाते हुए आज मैं तरुण सक्सेना की उस रिपोर्ट पे ले जाना चाहूंगा जो उसने सेवा में बजाज फाइनेंस भारत को लिखी है। अब इस नोट पे बजाज फाइनेंस क्या एक्शन लेता है, इसके परिवार को क्या देता है? वैसे अगर 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ अगर ये दे भी देना तो किसी मां को उसका खोया बेटा, किसी पत्नी को उसका सिंदूर, किसी बच्चे को उसके पिता का साया नहीं दिलाया जा सकता है। लेकिन आज एक तरुण सक्सेना गया है, न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हो रही है जो आज आम जनता के सामने आ ही नहीं रही है। आज तमाम एनबीएफसी कंपनी पर लगाम लगाने की जरूरत है, आरबीआई को, कोर्ट को संज्ञान लेने की जरूरत है। क्यों? एक व्यक्ति जिसकी आमदनी ही नहीं है, एक व्यक्ति जो लोन ले रहा है उसको भरने के लिए वो कैपेबल ही नहीं है, और आप उसको लोन पे लोन देकर आप कर्ज के रसातल में उसको डुबाते जा रहे हैं। माना उसने लोन के लिए अप्लाई किया, लेकिन 50 फोन तो आपके आते हैं कि सर आपके नाम प्री अप्रूव्ड लोन हो गया, आपके नाम ये ऑफर है, आपके लिए ये क्रेडिट कार्ड है, डुबा के रख दिया है इन एनबीएफसी कंपनी ने आम आदमी को। अब मैं तरुण सक्सेना का ये सुसाइड नोट आपके सामने पढ़ूंगा और इस सुसाइड नोट को पढ़ने के बाद आप बताइएगा कि बजाज फाइनेंस कंपनी के नाला अधिकारियों पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए। और इस मामले में एक सख्त दिशा निर्देश नहीं, मैं कह रहा हूं आदेश जारी होने चाहिए कि रिकवरी के लिए कौन से प्रोसेस इस्तेमाल किया जाए या रिकवरी के तरीकों को ही बंद कर दिया जाए। जब कानून में आपके लिए प्रोविजन है, आप सेक्शन 25 यूज कर सकते हैं, सेक्शन 138 एनआई एक्ट यूज कर सकते हैं। आर्बिट्रेशन में भी कचरा करके रख दिया है, मतलब किराए के ऐसे कुछ लैंग्वेज बोलूंगा मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन खरीदे हुए लोग रख दिए हैं जो केवल और केवल, आगे नहीं बोलना चाहूंगा मैं। अब इस सुसाइड नोट को सुनेंगे। महोदय में वर्तमान में बजाज फाइनेंस की झांसी ब्रांच में एरिया मैनेजर डीएमएस सीडी में कार्यरत हूं। गत 2 माह से मेरे टारगेट 97.75% होने के कारण मेरे रीजनल मैनेजर डीएमएस सीडी श्री प्रभाकर मिश्रा जो कि भोपाल में कार्यरत है, वे एवं नेशनल मैनेजर वैभव सक्सेना मुझसे बहुत नाराज है। उन्हें लगता है कि गत 2 माह से टारगेट पूरे न होने के कारण मैं दोषी हूं, जिस कारण से मैं माह अगस्त 2024 में अपने क्षेत्र तालवेहर और मोठ में हूं और अपने टारगेट को पूरे करने के पूरे प्रयास कर रहा हूं, जिससे मोठ क्षेत्र के मैनेजर सचिन कुमार एवं तालवेहर क्षेत्र के मैनेजर शिव बुंदेला भी पूरा प्रयास कर रहे हैं, परंतु क्षेत्र की परिस्थितियां विपरीत होने के कारण एवं पूर्ण प्रयास करने के बाद भी अनुकूल परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं।
चूंकि तालबेहट, मोड़, डबरा, मरानीपुर, झांसी, ये जो एरिया है वह ग्रामीण क्षेत्र है जहां न्यूनतम आय वर्ग के बहुत अधिक लोग रहते हैं और आय के साधन हेतु दिल्ली, गुजरात एवं अन्य राज्यों में वे स्थापित है। उनके द्वारा सामान, मोबाइल, टीवी, फ्रिज बजाज फाइनेंस द्वारा करा लिया जाता है और बाद में वे अन्य स्थान पर चले जाते हैं या फिर जानबूझकर या धन के अभाव में किस्त नहीं देते हैं। मतलब कितना प्यारा इन्होंने बात लिखा है। इन्होंने एक आम आदमी की तकलीफ को लिखा है। इस सुसाइड करने वाले व्यक्ति ने एक आम आदमी की तकलीफ को भी लिखा है कि क्षेत्र की परिस्थितियां विषम है या धन के अभाव में किस्त नहीं दे पाते, परंतु बजाज फाइनेंस जो कि एक सेल्स ओरिएंटेड कंपनी है, वहां कलेक्शन में जॉब करना नरक के समान है। हम सभी ने 98.5 से अधिक का टारगेट मांगा जाता है और बहुत अधिक प्रयास करने के बाद भी टारगेट पूरे नहीं हो पाते हैं। गत कई माह से तालबेहट मैनेजर शिवम बुंदेला, मोट मैनेजर सचिन कुमार एवं अन्य सभी मैनेजर ने अपने वेतन से ज्यादा पैसा ग्राहक की किस्त स्वयं करने में लगा रहे हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात कही कि बजाज फाइनेंस में काम करने वाले लोग, इतना दबाव है कि अपने वेतन का पैसा या उससे ज्यादा पैसा कंपनी में नौकरी बनी रहे वह कस्टमर के लिए खुद जमा करवा रहे हैं। इस स्थिति के बारे में मैंने कई बार अपने मैनेजर श्री प्रभाकर मिश्रा को भी अवगत कराया, परंतु उनके द्वारा हमेशा गाली ही दी गई है और व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया। हमारे पास कॉल रिकॉर्डिंग है, जिनके वो कॉल रिकॉर्डिंग इतनी अभद्र और गंदी भाषा में है ना, इन मैनेजरों को जो ये गालियां दी उनको उल्टा लटका दे ऐसा मन करता है। मतलब गालियां इतनी अभद्र भाषा में बातचीत है कि यदि हम उनको अपने YouTube चैनल पर यदि पोस्ट भी करें ना, तो YouTube चैनल ही इस मैटर में यहां पर एज का जो एज रेस्ट्रिक्शन होते हैं, एज रेस्ट्रिक्शन डाल देगा और जगह जगह हमको बीप लगानी पड़ेगी क्योंकि माँ बहनें भी हमारा वीडियो देखती है। इतनी गंदी गालियां इन लोगों का द्वारा दी जाती है, तो क्या नहीं है इनको उल्टा लटकाना? उल्टे लटका के यदि कोड़े बरसाए जाए ना इन पे तो कम नहीं है, परंतु इसका कोई गवाह नहीं दे पाऊंगा। गवाह की जरूरत का है जब कॉल रिकॉर्डिंग मौजूद है और जो पुलिस अधिकारी इस मामले में FIR दर्ज करे ना, मैं उनको बताना चाहूंगा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धाराओं के अंदर अब इन एविडेंस को, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को आप प्राथमिक एविडेंस के रूप में ले सकते हैं, जिसके लिए किसी 65B के प्रोविजन की अब रिक्वायरमेंट नहीं है। सीधे कार्रवाई इसमें होगी, क्योंकि कोई अन्य एरिया मैनेजर इस बात की पुष्टि नहीं करेगा। बिल्कुल सही बात कही कि कोई दूसरा ये नहीं कहेगा कि पैसा हमने जमा कराया। क्यों? उनको नौकरी करनी है। अरे भाई, अगर पैसा डिफॉल्ट है जमा हो रहा है ना, तो किस अकाउंट से जमा हो रहा है? डायरेक्टली बात कर सकते हैं क्लाइंट से, क्या उसमें जमा कराया? क्लाइंट खुद कहते हैं, हमको कई बार कहते हैं कि हमारे क्रेडिट कार्ड का रोटेशन कर देते हैं ये बैंक वाले। मजाक समझते सारी चीजों को। सभी को अपनी जॉब प्यारी है। चूंकि मेरे द्वारा गत कई माह से प्रति माह 50-60 हजार रुपए अपनी शाखा मैनेजर को टारगेट पूरा करने हेतु दिए जा रहे हैं। सुनिए आप, दर्द सुनिए एक रिकवरी बंदे का। जुलाई माह में लगभग 1,20,000 की धनराशि मोट, तालबेहट, डबरा मैनेजर को उनके द्वारा दिए गए उनके अन्य मित्रों के खाते में भेजी गई है। अब इन्होंने इस बात को कही है कि खातों में भेजी गई है, तो यहां पर बैंक अकाउंट स्टेटमेंट एक एविडेंस बनता है। वर्तमान में मेरे द्वारा मोट एवं तालबेहट क्षेत्र में रहकर 6 अगस्त 2024 से 10 अगस्त 2024, मोट 12 अगस्त 2024 से 16 अगस्त 2024, फिर मोट में लिखा है 20 अगस्त 2024 से 23 अगस्त 2024, तालबेहट में लिखा है 25 अगस्त 2024 से मेरे अंत तक, एवं बाकी क्षेत्र में फोन के माध्यम से स्थिति को अनुकूल बनाने के प्रयास किए गए, किंतु तालबेहट क्षेत्र में 60 से अधिक ग्राहक, मोट में 35 से अधिक ग्राहक EMI भुगतान करने को तैयार नहीं है। अन्य क्षेत्र की स्थिति भी इस प्रकार की है, परंतु मेरा कोई भी सीनियर मैनेजर मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। इस कारण मैं अत्यधिक तनाव में हूं और 45 दिन से मैं चैन की नींद नहीं सो पाया हूं, खाना भी नहीं खा पाया हूं, अत्यधिक मानसिक तनाव में हूं। सीनियर मैनेजर द्वारा टारगेट पूरा करने या जॉब छोड़ने का दबाव डाला जा रहा है, जबकि मैं अपना पैसा इन्वेस्ट कर चुका हूं। क्षेत्र में परिस्थितियां इतनी खराब है कि यहां पर रिकवरी संभव नहीं है।
कई ग्राहक पैसे नहीं दे रहे। अपनी आय से अधिक पैसा लगाकर टारगेट को पूरा करना मेरे लिए संभव नहीं है। किसी भी बात को कहने पर प्रभाकर मिश्रा द्वारा गालियां दी जा रही है। अब इस व्यक्ति का आप देखना जो भावना है, यहां पर प्रभाकर मिश्रा जी लिखा है, यानी जिस व्यक्ति के ऊपर ये आरोप प्रत्यारोपित किए गए हैं उसको भी जी के साथ लिखा जा रहा है एवं गांव छोड़कर जाने के लिए कहा जा रहा है। इस वहां टारगेट नहीं हुआ तो मिश्रा जी वैसे ही जीना मुश्किल कर देंगे। आप सभी ने गत साल मेरा बहुत सहयोग किया। गत 1 वर्ष से सिर्फ सेल्स के बारे में नीतियां बनाकर अयोग्य ग्राहकों को लोन देने से कलेक्शन विभाग के लिए परिस्थितियां बहुत खराब हो रही। कितनी प्यारी बात कही, अयोग्य ग्राहकों को, यानी कि जो देने में सक्षम ही नहीं है, जिनका सिविल स्कोर सही नहीं है, जिनके पुराने ट्रैक रिकॉर्ड सही नहीं है, जिनके लिए आपने वसूली के कोई प्रयास सही नहीं किए, आप उनको लोन दे रहे हो और फिर रिकवरी एजेंट पे आप दबाव डाल रहे हो, तो किस तरीके से अनुरोध है? आपसे अनुरोध है कि मेरे जाने के बाद मेरे परिवार को इंश्योरेंस की धनराशि, सहायता राशि जरूर उपलब्ध कराना, जिससे उन्हें कोई तकलीफ न हो। पत्नी मेगा सक्सेना, पुत्र यथार्थ सक्सेना, पुत्री आराध्या सक्सेना। बहुत कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ, हर तरफ से परेशान हूं, परिवार को लेकर चिंतित हूं, लेकिन कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। बस कहीं से कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही है। बहुत अत्यधिक मानसिक तनाव में हूं। इस वजह से गलतियां भी कर रहा हूं, जिससे हालात और खराब हो रहे हैं। और 29 सितंबर 2024 को वैभव सर, प्रभाकर सर को लिखा गया लेटर कि पूरे महीने आप लोगों ने बहुत दबाव बनाया है, मैंने भी बहुत मेहनत से काम किया है। सभी लोकेशन में हालात पहले से खराब थे और इस महीने अत्यधिक बारिश से स्थिति और भी खराब हुई है। फिर भी दिए हुए टारगेट को पूरा करने का प्रयास किया, लेकिन 23 दिसंबर 2024 से मोबाइल लॉक नहीं हुए। ग्राहकों के पास ईएमआई के लिए जाने पर पता चला मोबाइल लॉक नहीं हुए। आप दोनों ने भी इसके बारे में नहीं बताया। मोबाइल न लॉक होने पर ईएमआई नहीं आ रही है। इस माह भी टारगेट पूरा होता नहीं दिख रहा है, लेकिन आप लोगों को और कंपनी को हर हाल में पूरा टारगेट चाहिए है। और टारगेट न होने पर पूर्व के 2 महीनों में मेरे साथ जो बर्ताव किया गया, इस बार इससे भी अधिक बुरा होगा सुनिश्चित है, जिसके लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं हूं। कंपनी के उच्च अधिकारियों से अनुरोध है कि कोई भी नियम सभी डिपार्टमेंट और कर्मचारियों को ध्यान में रखकर बनाया जाए, न कि सिर्फ सेल्स और रिकवरी के लिए। हम कलेक्शन के कर्मचारी भी इंसान हैं, भगवान नहीं, जिसके लिए सब कुछ संभव है। साथियों, ये 5 पेज का जो सुसाइड नोट है, यह पोल खोलता है उन सभी एनबीएफसी कंपनी की। इसके बाद भी थोड़ा सा बाकी है। 2 सितंबर का ये कि 31 अगस्त 2024 को बहुत गालियां दी गई। नौकरी जाने की धमकी दी गई। लगभग 50,000 की रिसिप्ट का पैसा मैंने दिया। इसके बाद भी 40 रिसिप्ट और मांगी जाती रही, जो मैं नहीं कर पाया। 2 सितंबर 2024 को फिर बेइज्जत किया गया और कहा गया कि मुझे यहां नहीं रहने दिया जाएगा। भविष्य को लेकर बहुत डर और तनाव में हूं। आत्महत्या करने के अलावा कुछ और सूझ नहीं रहा है। शायद ये काम 31 अगस्त को ही ऑफिस में कर लेता, लेकिन 12 बजे तक और लोगों के ऑफिस में होने के कारण कुछ नहीं कर पाया। सोचने समझते कि क्षमता समाप्त हो गई है। दिमाग में बस प्रभाकर मिश्रा, स्वयं की नौकरी जाने का डर रहता है। बस अब जा रहा हूं। 30 अगस्त 2024 को लिखा था, आरबीआई के नियम के अनुसार, ध्यान से सुनना, आरबीआई के नियम के अनुसार किसी भी ग्राहक को ईएमआई का भुगतान कर्मचारी द्वारा नहीं किया जा सकता, परंतु प्रति माह एक निर्धारित टारगेट पहले से ही ले लिया जाता है और अंत तक इसके लिए बाधित किया जाता है। दबाव में आकर सभी ग्राहक की ईएमआई खुद को भरनी पड़ती है, जिसकी जानकारी सभी सीनियर को है। इसके बाद कंपनी ने एक टीम बना रखी है जो ग्राहकों को फोन करती है और ग्राहकों द्वारा भुगतान न करने की बात कही जाती है और इसका जवाब भी हम लोगों से मांगा जाता है। और जिस काम की जानकारी सभी को है, उनके लिए सबसे नीचे काम करने वाले डीसीए और आरओ के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। बजाज फाइनेंस के एरिया मैनेजर, कलेक्शन मैनेजर तरुण सक्सेना, कोड 967026 ने ये एक जो 5 पेज का सुसाइड नोट लिखा है ना, ये आंखें खोल के रख देता है। ये सुसाइड नोट तमाचा है उन तमाम एनबीएफसी कंपनियों के मुंह पर जो इस प्रकार की घटनाएं होती है। आखिर रिकवरी एजेंट क्यों बदसलूकी करते हैं, आज
हमारे लोन डिफॉल्टर साथियों को समझ में आया होगा, उनके दर्द और तकलीफ को समझे। और मैं कहना चाहता हूं कि इस मामले में स्वयं सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले और इस मामले में हाशिए पे लेने की जरूरत है सभी एनबीएफसी कंपनी को। लोन तो ऐसे बांटते हैं जैसे खैरात बट रही हो, और रिकवरी के नाम पर इस तरीके से अपने एजेंटों को प्रताड़ित किया जाता है। चंद पैसों की सैलरी देकर उनसे वसूली की जाती है, उनसे ईएमआई बनवाई जाती है और उनसे उस अभद्र भाषा में बात की जाती है कि कोई व्यक्ति सपने में सोच भी नहीं सकता है। सरेआम लटका भी दी जाए ना, लटका दिया जाए इन निकम्मे नाकारा अधिकारियों को, तो कोई हर्ज नहीं है। एमबीए की डिग्रियां लेकर इस तरीके की भाषा की बात करते हैं ना, जिनकी रिकॉर्डिंग को हम सार्वजनिक रूप से प्रकाशित नहीं कर सकते। 10 से 15 रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है इस केस के मैटर में, और ऐसा नहीं मेरे पास मौजूद है, वो फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स थी, फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स। तो क्या पुलिस के पास नहीं है? इस मामले में पुलिस को केवल प्रभाकर मिश्रा को नहीं, इस पूरी चेन को गिरफ्तार करना है जिन्होंने इस कारनामे को अंजाम दिया है। और एक नजीर बननी चाहिए ये घटना कि कल कोई फिर तरुण सक्सेना किसी का शिकार न हो। और मैं लोन डिफॉल्टर साथियों से भी कहना चाहता हूं कि थोड़ा दर्द आपको इन लोगों का भी समझना पड़ेगा। और यदि आप रिकवरी एजेंट है ना, तो खुद को समाप्त कर देना विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। क्या तमाचे 2 खींच के मारो तुम्हारे अधिकारी अगर तुमको गाली देता है। 2 रिकॉर्डिंग ले लो, तमाचे खींच मारो, 50 के सामने मारो ताकि वे नजीर बने। क्या होगा अगर कोई व्यक्ति आपको गाली गलौज कर रहा है, आपके सम्मान को चोट पहुंचा रहा है, क्या तो आप चुप बैठेंगे? अरे रिपोर्ट करो उनके खिलाफ, मानहानि का मुकदमा करो उनके खिलाफ। अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देना विकल्प नहीं है। मैं तमाम एनबीएफसी कंपनी को भी ये जाहिर करना चाहूंगा कि अपनी रिकवरी सेल को इस तरीके से हरेसमेंट करना बंद करें। उनसे पेमेंट, उनकी जेब से पेमेंट भरवाना बंद करें। उनके क्रेडिट कार्ड का रोटेशन करना बंद करें। अगर रिकवरी करने के लिए लीगल प्रोसेस अपना नहीं सकते हो ना, क्या तो बंद कर दो ना खैरात बांटना। कमाने की तो आपको पड़ी है 20%, 25%, 30%, ईएमआई बाउंसिंग पे ये चार्ज, चेक बाउंसिंग पे ये चार्ज, आर्बिट्रेशन के अवार्ड कराने का इतना चार्ज। टोटली इलीगल वर्क किया जा रहा है आजकल एनबीएफसी कंपनी द्वारा। कोई इंसान मेल नहीं चेक करता है, मेल पे भेज देते हैं आर्बिट्रेशन का नोटिस, किसी एक आर्बिट्रेटर को चूज करो, कोई ऑब्जेक्शन फाइल करे या नहीं करे, आप आर्बिट्रेशन का अवार्ड कर दो। बिजनेस बना के रख दिया इसको कुटिल में, फर्जी बिजनेस। साथियों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है, अधिक से अधिक शेयर। और एक बात कहूंगा, यदि आप भी लोन डिफॉल्टर बन चुके हैं, दबाव में आने की जरूरत नहीं है। यदि आप भी किसी तनाव में ना, तो बात कर सकते हैं। वैसे मैं कहूंगा बात करने की आवश्यकता नहीं है, हर जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल पर पोस्ट है। केवल चैनल पर जाए एडवोकेट नरेंद्र जोशी और विजिट करें, हर जानकारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर बाकायदा मिलेगी। और इसके बाद भी यदि आप कॉल बुक करना चाहते हैं तो डिस्प्ले में जो नंबर दिया है उस नंबर पर फोन करके कॉल बुक करवा सकते हैं। कॉल बुक होगी, आपको हमारा फोन आएगा और आप अपनी तकलीफ को हमसे साझा कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। और आपका भी कोई साथी परेशान है तो ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर होने चाहिए ताकि इनकी बदमाशियों पर लगाम लग सके, ताकि ये कठोर कानूनी कार्रवाई हो और ये जो उल्टे लोग हैं ना, इनको उल्टा लटकाया जा सके। आज के काफी मेरे गलत वर्ड यूज हुए हैं, माफी चाहूंगा अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है, लेकिन बोलना तो पड़ेगा क्योंकि हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन।